नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए मई के सेकेंड और थर्ड वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। सभी क्वेश्चंस डिटेल में होंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद हो पाए और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी हर क्वेश्चन का कवर करते हुए चलेंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चंस अंदर आपसे डिस्कस किए जाएंगे, यहाँ पर मैंने थोड़ा हेडलाइन लिखी हुई है। जैसे कि पहला, अभी वर्ल्ड का एक कंट्री बना है जिसने क्रिप्टो करेंसी को नेशनल टूरिज्म के सिस्टम में इंक्लूड कर दिया है। मतलब कि आप नोटों के माध्यम से, जो वहाँ की लोकल करेंसी है उसके माध्यम से तो टूरिज्म कर सकते हैं, टूरिज्म की फैसिलिटी ले सकते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी आप वहाँ के टूरिज्म सिस्टम में एंट्री और साथ साथ उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब अगला है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है, ये किस राज्य की है। दूसरी चीज़, अभी इसमें 12 नए प्रोडक्ट और इंक्लूड किए गए हैं। ये कौन कौन से हैं इनकी बात करेंगे और ये कौन सा राज्य है इसकी बात होगी। और वर्ल्ड फूड प्राइस 2025 किसको दिया गया है, ये होगा क्वेश्चन। साथ साथ तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली में कंडक्ट की है, कहाँ पर की है उसकी बात करेंगे। नई दिशा इनिशिएटिव ये किस सिटी ने शुरू किया है, क्या है ये पहल और क्यों शुरू किया गया है, इसकी चर्चा की जाएगी। साथ में नए पोप, अभी रिसेंटली में चर्च में दुनिया के सबसे बड़े पोप का चुनाव हुआ और वो अब बन गए हैं। कौन है, किस देश से बिलोंग करते हैं, सभी बात करेंगे। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही, टॉप पोजीशन पर कौन रहा। ये जो रैंकिंग है इसमें कौन कौन से फैक्टर लिए जाते हैं, उसके माध्यम से रैंकिंग तैयार की जाती है, उसकी बात करेंगे। तो डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, लास्ट में सभी इंपॉर्टेंट डेज को तो हम कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि किस कंट्री में, कौन सी कंट्री पहली कंट्री बनी है जिसने अपने टूरिज्म सर्विस, नेशनल टूरिज्म सर्विस में क्रिप्टो करेंसी पेमेंट को भी अलाउ कर दिया है। और ये ऐसा करने वाली भूटान पहला कंट्री बना है जिसने ऑफिशियली सभी क्रिप्टो करेंसी पेमेंट के माध्यम से अब नेशनल टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर रहा है। ऑलरेडी जो भूटान है वो भारत से 4 राज्यों के साथ सीमा टच करता है और भूटान का जो स्ट्रक्चर है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसका जो स्ट्रक्चर है और इसका जो देश का सिस्टम है वो टूरिज्म पर ज़्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए अपने यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करते हुए ये इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इनकी बात करें तो इन्होंने बिनेंस पे और डीके बैंक के कोलैबोरेशन से ये जो क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम है अपने टूरिज्म सर्विस को उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो किसके माध्यम से, बिनेंस पे और डीके बैंक के माध्यम से। तो भूटान जिसकी कैपिटल थिम्पू है, ये भूटानीज नगल्ट्रम यहाँ की करेंसी के साथ साथ इंडियन रुपी भी यहाँ पर चलता है। और यहाँ के किंग जिग्मे केसर नामग्ले वांगचुक है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की जोंगखा है। और बिनेंस पे के माध्यम से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को ये अपने टूरिज्म सेक्टर में इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगला क्वेश्चन, अभी ऐसा कौन सा ग्लेशियर हुआ है जिसको डेड डिक्लेयर किया गया है। जो इनका ग्लेशियर एक तो सिकुड़ने और साथ साथ विस्थापित होने की वजह से ऐसा किया गया है, मतलब ये सिकुड़ रहा है धीरे धीरे। तो अभी रिसेंटली में नेपाल का जो एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर याला ग्लेशियर, जिसको डेड डिक्लेयर किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि ये श्रिंक कर रहा है और साथ साथ इसका रिट्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से इसको अभी डेड डिक्लेयर किया गया है। ध्यान रखिएगा, याला ग्लेशियर कहाँ का है, ये नेपाल का ग्लेशियर है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, भारत कोश
भारत बौद्ध केंद्र कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? तो भारत बौद्ध केंद्र, जिसको नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है, इसमें इसका मेन भारत का जो कल्चर है उसको प्रमोट करना है। और इसे इनॉग्रेट किसने किया है? ये मनोहर लाल खट्टर, जो कि हमारे यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। मेन लक्ष्य भारत का जो रिच कल्चर है उसको प्रमोट करना यहाँ पर इसका लक्ष्य है। किसका? भारत बौद्ध केंद्र का। अगला क्वेश्चन, किस कंट्री ने अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी प्लान 2050 को लॉन्च किया है और इसमें वो इन्वेस्ट करने वाला है 1.4 बिलियन यूएस डॉलर। तो 1.4 बिलियन यूएस डॉलर और नेशनल फूड सिक्योरिटी प्लान 2050 को इजराइल ने अभी लॉन्च किया है। इजराइल जो फूड की डिपेंडेंसी है वो दूसरे देशों पे ना रख के खुद को इतना सशक्त बनाना चाहता है जिससे कि फूड के क्राइसिस वहाँ पर ना हो पाए। ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे हमास के साथ जो इनका युद्ध चल रहा है उसकी वजह से इनके देश में काफ़ी फूड की दिक्कतें हुई हैं, जिसको देखते हुए इजराइल ने अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी प्लान 2050 को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से 1.4 बिलियन यूएस डॉलर भी ये खर्च करेगा और ये अलग अलग सिस्टम में फूड को स्टोर करने, मशीनरी लाने, ये सभी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, किस कंट्री ने अभी अपने यहाँ पर जो चेस का गेम है उसको सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि लॉ बनाकर सस्पेंड कर दिया है क्योंकि वहाँ पर गैम्बलिंग का सिस्टम चेस के माध्यम से बहुत प्रमोट हो रहा था। तो तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन इस समय पर चला रहा है अफ़गानिस्तान का, और उन्होंने गैम्बलिंग को देखते हुए, गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है, जुआ बहुत ज़्यादा चेस के माध्यम से प्रमोट हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने अभी लॉ बनाकर इसे सस्पेंड कर दिया है। ध्यान रखिएगा, अफ़गानिस्तान की बात करें तो काबुल इसकी कैपिटल है, ऑफिशियल लैंग्वेज पाश्तो और दारी है, करेंसी यहाँ की अफ़गानी है। अगला क्वेश्चन, PL-15 जो जिसको थंडरबोल्ट 15 भी हम कहते हैं, ये लॉन्ग रेंज का बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। मतलब एक बार दागो और भूल जाओ, इस लक्ष्य पर ये कार्य करता है। और अभी जो थंडरबोल्ट 15 है, ये जो अभी क्राइसिस भारत और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट के बीच में चल रहे थे, तो अभी पाकिस्तान की तरफ से ये भारत पर दागा गया, जिसकी वजह से ये इसके मलबे अभी प्राप्त हुए पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से क्लियर हुआ है कि पाकिस्तान को चाइनीज़ का जो PL-15 है वो प्राप्त है और चाइनीज़ इनके साथ लगातार कांटेक्ट में भी हैं। तो जो थंडरबोल्ट 15 है ये पाकिस्तान का नहीं है, चाइनीज़ डेवलप्ड एक एयर टू एयर मिसाइल है लॉन्ग रेंज की, और ये अभी पाकिस्तान को प्राप्त है, जिसने भारत पर जो पहलगाम अटैक के बाद भारत ने रिटेलिएट किया उसके अगेंस्ट इन्होंने यूज़ किया है और इसका मलबा पंजाब के होशियारपुर में प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, PL-15 जिसको थंडरबोल्ट 15 भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया का कौन सा राज्य है जिसने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लॉन्च किया था और अब इसके 12 और प्रोडक्ट यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश ने इसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है 2018 में लॉन्च की थी, जिससे कि हर डिस्ट्रिक्ट के पास एक यूनिक प्रोडक्ट हो और वो उसको ही ज़्यादातर प्रमोट करे और उससे बेनिफिट उठाए और उस डिस्ट्रिक्ट को उस प्रोडक्ट के नाम से जाना जाए। जैसे कांच के लिए, चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोज़पुर को, ताले के लिए अलीगढ़ को जाना जाता है,
चमड़े के लिए कानपुर को जाना जाता है, उसी प्रकार से अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की एक पहचान बन पाएँ, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को चला रही थी। अब 12 प्रोडक्ट और यहाँ पर एडिशनल किए गए हैं, एडिशनल लॉन्च किए गए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो अब टोटल 74 प्रोडक्ट्स ऐसे हो चुके हैं जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर दिया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। ठीक, ये उत्तर प्रदेश का मेन टारगेट, इसमें उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स है उनकी डबल इनकम करना, उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना, ये सभी लक्ष्य उत्तर प्रदेश 2029 तक प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अभी पॉलिसी बनाई है कि वो प्रमोट करेगी आर्टिफिशियल सैंड को। आर्टिफिशियल सैंड को वो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रमोट करेगी, और ये महाराष्ट्र सरकार ने अभी ये डिसीजन लिया है कि वो एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो जो माइनिंग की जाती है, इलीगल माइनिंग की जाती है रिवर के सैंड की, उसको रोकने के लिए वो आर्टिफिशियल सैंड का यूज़ करेंगे गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर, जिससे कि लोग भी उसकी तरफ आगे आएंगे और आर्टिफिशियल सैंड का यूज़ करना शुरू करेंगे। और ये महाराष्ट्र सरकार ने ये स्टेप लिया है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी कैपिटल मुंबई है, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, सीपी राधाकृष्णन इसके गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, किन 2 सिटीज़ में अभी 3 नैनोमीटर का सेमीकंडक्टर डिज़ाइन सेंटर अनवील किया गया है अश्वनी वैष्णव के द्वारा। अश्वनी वैष्णव हमारे माइटी के मिनिस्टर हैं और इनके द्वारा नोएडा और बेंगलुरु में अभी स्टेट ऑफ द आर्ट सेमीकंडक्टर डिज़ाइन सेंटर को, जो कि 3nm सेमीकंडक्टर डिज़ाइन सेंटर है, उसको अनवील किया गया है। 3 नैनोमीटर की चिप को यहाँ पर डिज़ाइन किया जाएगा। ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होगी, जिसको अभी नोएडा और बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया, अनवील किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज अभी जो मिला है वो मिला है ब्राज़ील की मारियंगेला हंगरिया को। मालिंगेरा हंगरिया, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में कार्य किया और एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में इन्होंने काम किया है, और जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज़ है, जो किस प्रकार से वो सॉइल को फर्टाइल बनाने में मदद करते हैं और किस प्रकार से हम केमिकल फर्टिलाइज़र का कम यूज़ करें और बायोलॉजी के माध्यम से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फर्टिलाइज़र जो बनाते हैं, जिसे हम मैन्योर नॉर्मली कहते हैं, उस मैन्योर का यूज़ करके हम अपनी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उस पर इन्होंने काम किया है, जिसके लिए इनको अभी मारियंगेला हंगरिया को 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये ब्राज़ील से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल और आई प्रगति पोर्टल को डिजिटल पॉलिसी बनाने और सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अभी लॉन्च की है। तो ये गुजरात ने अभी साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल और आई प्रगति पोर्टल को लॉन्च किया है। जो साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल है, अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आपका जो पैसा है रिफंड कैसे होगा, वो इस पोर्टल के माध्यम से होगा। और आई प्रगति पोर्टल, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी कि जो आपने कंप्लेन की है उसका क्या हो रहा है, एफआईआर की है, जो आपने जो भी कंप्लेन किया ऑनलाइन के माध्यम से उसको रखेंगे, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो पाए। और ये दोनों जो पोर्टल है वो गुजरात के द्वारा भी रिसेंटली में लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन,
अभी कौन से ऐसे इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने एथलेटिक्स को प्रमोट करा और जिसकी वजह से उनको टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की ऑनरी रैंक से सम्मानित किया है। तो ऑनरी रैंक से अभी नीरज चोपड़ा जो कि इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको जो कि जिन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें दिलवाया, 2024 में सिल्वर मेडल दिलवाया, इनको अभी ऑनरी कर्नल की उपाधि से टेरिटोरियल आर्मी ने सम्मानित किया है। नीरज चोपड़ा ध्यान रखिएगा, जेवलिन थ्रो को इन्होंने काफ़ी बेहतर से प्रमोट किया, सूबेदार मेजर की पोस्ट से अब ये लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी जिसने तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज अभी कंडक्ट की उसे कहाँ किया है? तीस्ता प्रहार नामक जो एक्सरसाइज है तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज वेस्ट बंगाल में इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली में की है। इसमें स्पेशल जो फोर्सेस है, आर्मी की जो एविएशंस हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया लार्ज लेवल पर। इसका मेन लक्ष्य क्या है? तो इसका मेन लक्ष्य है किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन में काम किया जा सकता है और अगर कोई इमरजेंसी आती है तो अलग अलग जो आर्मीज़ की ब्रांचेज है, आर्मीज़ की जो अलग अलग फोर्सेज हैं, वो किस प्रकार से मिलकर कार्य करेंगी, उसको यहाँ पर टेस्ट किया गया है तीसरा प्रहार के माध्यम से, तीसरा प्रहार एक्सरसाइज के माध्यम से। अगला, ऑपरेशन नादिर। ऑपरेशन नादिर अभी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो टेररिस्ट हैं उनको टारगेट करने के लिए शुरू किया है। और कहाँ शुरू किया है? तो इसको जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के भी त्राल जो लोकेशन है अवंतीपुरा में जो पड़ता है, वहाँ पर जो टेररिस्ट है उनको काउंटर करने के लिए इंडियन फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और इंडियन आर्मी, इन तीनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को चलाया है जिससे कि टेररिस्ट को वहाँ पर ख़त्म किया जा सके। अगला क्वेश्चन है इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो फर्स्ट टाइम सरकार ने अभी यहाँ जारी किया है अप्रैल 2025 का। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मंथ का यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जारी किया गया है और ये सरकार मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम ने अभी इसको जारी किया है। 2025 अप्रैल में भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.1% है और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो महिलाओं में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है और ये इसमें उन लोगों को सिलेक्ट किया गया है जो कि कार्य करने की श्रेणी में आते हैं। बच्चों को नहीं कर रखा है और 60 साल से ऊपर जो वृद्ध हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। अर्बन में जो अर्बन रीजन में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बेहतर है गाँव के मुकाबले। ठीक, ये सभी रिपोर्ट इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक ने बताई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के चेयरमैन के रूप में हरवंश चावला अभी रिसेंटली में अपॉइंट हुए हैं। ध्यान रखिएगा, हरवंश चावला ये भारत से बिलोंग करते हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ब्रिक्स ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत, ब्राज़ील, चाइना, रशिया और साथ साथ कई अन्य देश भी अभी रिसेंटली में इंक्लूड हुए हैं। टोटल 11 देश हैं जिनको अप्रूव किया जा चुका है कि वो अब ब्रिक्स का मेंबर बन सकते हैं और लगभग 10 ने यहाँ पर साइन कर दिया है। एक कंट्री बच गया है और भी कई कंट्री हैं जो ब्रिक्स में मेंबर बनना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया ऑफिस जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा कहां पर इनॉग्रेट किया गया है या कहां पर खोला गया है? तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया ऑफिस श्रीनगर ट्रांसपोर्ट भवन में खोला गया है जिससे कि मैनेज किया जा सके वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स को और ये अभी रिसेंटली में खोला गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें,
अगला क्वेश्चन, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो पोर्टल है इसको किसने लॉन्च किया है? तो सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च किया है। और ये क्यों लॉन्च किया है? इसके माध्यम से जो डेटा है वो बहुत बड़े स्केल में एक साथ रखा जा सकेगा। जिसको जिस प्रकार का डेटा चाहिए होगा वो उस प्रकार का डेटा यूज़ कर सकता है, चाहे वो कस्टमर हो या कोई बैंक हो। और ये आरबीआई ने डेटा को एक जगह सेंट्रलाइज किया है जिससे कि मदद मिल पाएगी किसी को। अगर अपना डेटा चाहिए तो वो उसी साइट पे जाए, उस पोर्टल पर जाए और वहाँ से अपना डेटा, जो अपने यूज़फुल डेटा है उसको प्राप्त कर ले। इससे जो बैंक पे लोड है उसको कम करने की यहाँ पर रिजर्व बैंक ने कोशिश की है और फाइनेंशियल असिस्ट तो यहाँ पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री ने अभी समृद्धि स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो और ये चर्चाओं में रही है। समृद्धि स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी संचालित की जा रही है, लेकिन अभी इस पे 2 लोग, उनमें से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये अरेस्ट किए गए हैं चीटिंग के मामले करते हुए। और इस स्कीम को नेशनल पॉलिसी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट 2019 के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था, जिसका मेन लक्ष्य था इनोवेशन, डेवलपमेंट और ग्रोथ करना। और इसका फुल फॉर्म भी इसी प्रकार से है, स्टार्टअप एक्सीलेटर फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। स्टार्टअप को मेन पॉइंट पे रख के, मेन फोकस पर रख के यहाँ पर इनोवेट करना अलग अलग प्रोडक्ट्स को, यह प्रोडक्ट्स में, और डेवलप करना और ग्रोथ करना यहाँ पर मेन लक्ष्य था। जिसमें अभी फ्रॉड की वजह से 2 लोग यहाँ पकड़े गए, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसकी वजह से ये चर्चाओं में रहा है। अगला क्वेश्चन, इंडिया का जो डिफेंस स्टॉक है, प्रधानमंत्री जी के फोर्स करने पर कि हम इंडिजीनियस मिलिट्री सिस्टम बनाएं, तो इंडिजीनियस डेवलप करें जो मिलिट्री को इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से भारत का जो इंडिया का डिफेंस स्टॉक है वो 9% इंक्रीज कर गया है। भारत के जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा उसके बाद से, और भारत में जो कुछ कंपनीज हैं जो इसमें लगातार बेहतर कार्य कर रही हैं, जिसमें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसने योगदान दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका भी बेहतरीन योगदान है। ये सभी कंपनियां मिलकर, और बेल हो गई, ये सब मिलकर भारत के इस इनिशिएटिव को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। अगला क्वेश्चन, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जिसको किसने डेवलप किया है? तो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने डेवलप किया है। और ये अभी चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि मिलिट्री ऑफ ताइवान को पहला जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है वो प्रोवाइड कराया गया है, जिसकी वजह से चर्चाओं में रहा। चाइना के प्रभुत्व को देखते हुए अमेरिका ने ताइवान को ये प्रोवाइड कराया है। अगला क्वेश्चन, नई दिशा इनिशिएटिव ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नई दिशा इनिशिएटिव दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। इसमें मेन लक्ष्य ये है कि जो स्कूल छोड़ चुके बच्चे हैं उनको स्कूल की तरफ वापस लाना, ये मेन लक्ष्य है। इसमें दिल्ली पुलिस के साथ जो NGOs हैं और अदर स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो यहाँ पर काम करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की नई दिशा इनिशिएटिव, इसका मेन लक्ष्य स्कूल छोड़ चुके बच्चों को स्कूल की तरफ वापस लाना है। अगला क्वेश्चन, अभी नए पोप कौन बन गए हैं जिनका इलेक्शन मई 2025 में हुआ है? तो नए पोप बने हैं पोप लियो 14। क्या नाम है इनका? पोप लियो 14। ये पोप लियो जो 14 है, इन्होंने पोप फ्रांसिस की जगह ली है। ये इनकी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से ये जो पद था खाली हो गया था। और अब रिसेंटली में यूएसए के पोप लियो 14 ने यहाँ पर शपथ ली है। याद रखिएगा, पोप लियो 14 जिनका नाम कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट है, इन्होंने
पोप लियो 14 के नाम से यहाँ पर नए पोप के रूप में शपथ ली है। और पुराने जो पोप थे, पोप फ्रांसिस, इनका जो फ्रूनल था उनको वेटिकन सिटी में किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन, कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी? तो वो है विराट कोहली जिन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। पहले ही ये T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, मतलब इन्होंने विश्व कप के बाद, जो T20 का विश्व कप भारत जीता उसके बाद रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। और अब इन्होंने यहाँ पर टेस्ट से भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। 2011 में इन्होंने डेब्यू किया था, 123 मैचेस खेले, 9000 लगभग रन हैं इनके, और इन्होंने सेंचुरी 30 सेंचुरी भी यहाँ पर बनाई है। और इन्हीं के साथ साथ रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा टेस्ट से पहले T20 में की हुई थी, इन्होंने भी इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप था उसके बाद T20 से रिटायरमेंट की घोषणा की, और अब इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इन्होंने 2013 में टेस्ट में डेब्यू किया था और लगभग 67 मैचेस खेले, 4000 लगभग रन हैं इनके, और इनकी सेंचुरी है 12। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अभी इंडियन डिफेंस पर्सनल के जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं उनके घर के ग्राम पंचायत जो लिमिट में आते हैं उसको यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया है, उसको हटा दिया है, उनको माफ़ कर दिया है। आंध्र प्रदेश ऐसी गवर्नमेंट है जिसने डिफेंस पर्सनल की जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें प्रॉपर्टी टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है, ध्यान रखिएगा। और ये आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने ये इनिशिएटिव लिया है रिस्पेक्ट आर्मी, जो आर्मी पर्सन्स है उनको देने के लिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य पहली पोजीशन पर रहा है जिसने जो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजिंग ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज है उसमें टॉप पोजीशन की है। मतलब माइक्रो जो फूड प्रोसेसिंग, छोटे छोटे लेवल पर जो फूड प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए स्कीम बनाई गई थी जिसको उसको प्रमोट किया जा सके, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में पहले पोजीशन पर कौन रहा? पहले पोजीशन पर बिहार रहा। इसने इस स्कीम के माध्यम से ये जो छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग सिस्टम डेवलप हों, जिसके लिए फाइनेंशियल, टेक्निकल और कैपेसिटी का जो सपोर्ट है वो इस स्कीम के माध्यम से किया जाना था, जिसमें बिहार यहाँ पर टॉप कर गया है स्मॉल फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में। ठीक, अगला क्वेश्चन, 80 नंबर के विक्ट्री 80वें नंबर की विक्ट्री डे सेलिब्रेशन मॉस्को रशिया में हुआ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया जो कि सोवियत संघ था उस समय पर, वो जो ये सभी राष्ट्र रशिया, यूएसए, फ्रांस, ये सभी जीते थे। 9 मई को डिक्लेयर हुई थी जीत, तो उसी के उपलक्ष्य में विक्ट्री डे सेलिब्रेशन मॉस्को रशिया में हुआ, जिसमें भारत की तरफ से संजय सेठ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भारत सरकार में है, इन्होंने इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, सोनू सूद को अभी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से ऑनर किया गया है। कहाँ पर? 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में इनको क्यों किया गया? क्योंकि इनका जो कोविड-19 के समय जो इन्होंने लोगों की मदद की, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिलीफ वर्क किया, उसको देखते हुए इनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो ये 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल है, इसको कहाँ? हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल में ऑब्जर्व किया जा रहा है, अभी ये चल रहा है। आगे बात करें। IMF के द्वारा बताया गया कि भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी 2025 में बन जाएगा। किस कंट्री को पीछे करके? तो भारत जापान को पीछे करके यहाँ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। कैसे? GDP के मामले में जापान पहले पर कौन
यूएसए, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जर्मनी और चौथे पर भारत को यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भारत जिस तरीके से कार्य कर रहा है वो अपने जो इकोनॉमी है उसको बेहतर कर देगा 2025 तक और जापान को पीछे छोड़ देगा। यह भी आईएमएफ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसमें भारत की रैंक क्या रही, तो 193 कंट्रीज में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 130 रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें पहली पोजीशन पर कौन रहा, इसमें पहली पोजीशन पर आइसलैंड रहा है। किन किन मेजर्स को यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किया गया, तो इसमें हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, ये तीन चीज़ यहाँ पर तीन चीज़ों के कोलैबोरेशन से यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किया गया है। इस बार की इसकी टाइटल रहा है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी थीम या फिर इस बार का इसका टाइटल रहा है। ठीक, मैंने आपको बताया इसमें अलग अलग डायमेंशंस को यूज़ किया गया, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ और नॉलेज और अ डिसेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन तीन चीज़ों को यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया गया, जिसमें आइसलैंड पहली पोजीशन पर, नॉर्वे दूसरे पर, स्विट्जरलैंड तीसरे पर, डेनमार्क चौथे और जर्मनी पाँचवें पर है। भारत की रैंक यहाँ पर 130 के आसपास आती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सोबो मुंबई फाल्कन जो कि T20 मुंबई लीग है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो सोबो मुंबई फाल्कन जो कि T20 मुंबई लीग है, इसके ब्रांड एम्बेसडर 1983 वर्ल्ड कप के विनिंग टीम के कैप्टन कपिल देव को ये T20 लीग को यहाँ पर प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, सीबीआई ने अभी एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन हॉक 25। ऑपरेशन हॉक 2025 जिसको सीबीआई ने ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल जो ग्लोबली होता है उसके एक्सप्लोटेशन नेटवर्क को नज़र रखने और उस पर यहाँ पर कार्यवाही करने के लिए शुरू किया गया है। ये चाइल्ड जो सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन होता है उस नेटवर्क पर यहाँ पर टारगेट करेगा। सीबीआई की बात करें तो इन्होंने ऑपरेशन कार्बन पहले चलाया था और इसी प्रकार से ऑपरेशन मेघ चक्र भी इन्होंने चलाया था, जो साइबर क्राइम है उसको रोकने के लिए माइनर्स का। अगला क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे डेटा को एक जगह प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रीमलाइन इलेक्टोरल सर्विस को शुरू किया है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट रखा गया है। क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट। इसके माध्यम से सभी जो इलेक्टोरल कार्य हैं वो चाहे वो कैंडिडेट हो या फिर वोट डालने वाले पर्सन हो, सभी को एक जगह प्राप्त हो सकेंगी इन्फॉर्मेशन, जो किसके माध्यम से, स्ट्रीमलाइन इलेक्टोरल सर्विस के माध्यम से। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 7 मई को। इसे 1996 से ऑब्जर्व किया जा रहा है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 8 मई को। इसकी इस बार की थीम कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव रखी गई है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। अगला, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 8 मई को, जिसकी थीम टुगेदर फॉर थैलेसीमिया यूनाइटेड कम्युनिटीज प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स रखी गई है। अगला, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रेजिंग डे मतलब फाउंडेशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 7 मई को। ये नॉर्थ ईस्ट और जो नॉर्थ में आने वाले पहाड़ी राज्य हैं उनमें स्ट्रक्चर्स को डेवलप करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ हम कब ऑब्जर्व करते हैं, ये 12 मई को हम 12 मई को इंटरनेशनल प्लांट डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। 2020 से हम इस डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ हम कब ऑब्जर्व करते हैं, ये 15 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ ऑब्जर्व करते हैं।
1994 से यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को इस्टेब्लिश किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।